बेसिक क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे कैलकुलस के सेकंड पार्ट के बारे में। इसके पहले वाले जितने भी वीडियो जो हम लोग देखे हैं, बनाए हैं और उसमें स्टडी किए हैं, उसमें डिफरेंशिएशन के बारे में बात किए हैं और हमने उसकी स्टार्टिंग में ही बताया था कि पूरे कैलकुलस में दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बांट देना। जैसे आपके पास कोई पुराना घर है, उसको आप तोड़ करके रिमॉडलिंग करना चाहते हैं तो उसको तोड़ देना है, ईंट अलग कर देना है, ये हुआ आपका डिफरेंशिएशन, यूनिट पार्ट में डिवाइड कर देना। अब आज से जो हम लोग वीडियो शुरू कर रहे हैं उस वीडियो लेसन में आप देखेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज। ये जो हम घर तोड़ करके अलग अलग ईंट अलग कर दिए थे, अब उसी तरीके से हम लोग अलग अलग टाइप से ईंट, उसके रॉ मटेरियल्स ले करके एक घर बनाना चाहते हैं, हाउस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या प्रोसेस करेंगे। तो आप प्रैक्टिकली जानते हैं कि घर को तोड़ देना आसान होता है, लेकिन बनाने में हमको थोड़ा सा माइंड को ज़्यादा एक्टिव रखना पड़ता है। हमारा न्यू प्लान क्या होगा, न्यू नक्शा क्या होगा, उसमें क्या क्या हम न्यू स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे घटाएंगे, कुछ नया सोचना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा तोड़ने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन तोड़ने में आपका शरीर बचाना है कि आपको चोट नहीं लगे। लेकिन जब घर बनाना होता है तो ओवरऑल आपको बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी तरीके से जब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, हम लोग स्टेप वाइज डिफरेंट टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना देखे हैं, उसके एक्सरसाइज बहुत सारे बनाए हैं। उसमें हमने देखा कि फंक्शन दिया हुआ था, कुछ रूल्स थे, उस रूल्स के आधार पर हम लोग उनको स्टेप वाइज आसानी से तोड़ लेते थे, उसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होती थी। लेकिन रेस्पेक्टिवली जब हम इंटीग्रेशन बनाएंगे तो इनके कुछ स्टेप्स में हमको कुछ परेशानी हो सकती है। कुछ परेशानी का मतलब कि हमको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा वहाँ पर थिंकिंग करना पड़ेगा, डिसीजन लेने में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। तो हम लोग स्टेप वाइज सीखेंगे तो उस काम को भी आसानी से कर सकते हैं। और इसी क्रम में सबसे पहला स्टेप हम बढ़ाते हैं डिफरेंशिएशन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं एक सिंपल कि अगर ए का डिफरेंशिएशन, ए कोई फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन बी हो, तो बी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आएगा। और उस जो इंटीग्रेशन से वैल्यू हमको प्राप्त होता है उसको इंटीग्रल भी बोलते हैं या एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन का वैल्यू हमको मिला डेरिवेटिव, अब ये उसका उल्टा है तो इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। आपके बुक में कहीं कहीं एंटी डेरिवेटिव वर्ड भी यूज किया हो गया, तो वहाँ पर आपको यही समझना है कि वो इंटीग्रेशन किया गया, इंटीग्रल की बात कर रहा है। तो एक सिंपल आइडिया मिला कि अगर ए का डिफरेंशिएशन बी है तो बी का इंटीग्रेशन हमारा ए होगा। अब इसके अलावा इंटीग्रेशन में एक और बात ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन तो हम एक प्रोसेस से करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन जो हम करते हैं तो इंटीग्रेशन करने में हमको दो कॉन्सेप्ट आता है। एक आता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, ये जितने भी हम फार्मूला लिखे हैं ये बेसिकली आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड फार्मूला है, और इसीलिए इसके लास्ट में आप देखेंगे कि सब जगह सी लगाया गया है। सी यहाँ पर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, आप सी लगा सकते हैं, एम लगा सकते हैं, के लगा सकते हैं, जनरली आपको सी मिलता है कांस्टेंट का फर्स्ट लेटर। तो कांस्टेंट इसलिए लगा दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x आता है। अगर हम लोग 2x का इंटीग्रेशन करना चाहें तो आप तो सिंपली कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर तो निश्चित रूप से होना चाहिए, होता भी है। लेकिन अगर हम कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन तो उसका भी 2x आया। एक्स स्क्वायर 5 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन उसका भी 2x आया। एक्स स्क्वायर प्लस 10 का डिफरेंशिएशन उसका भी आ गया हमारा 2x। तो अब ये चार जब हम वैल्यू देख रहे हैं कि चारों का 2x आ रहा है, तो अब सोचने वाली बात है कि अगर हमको 2x का इंटीग्रेशन कहा जाए इन चारों केस को कंसीडर करते हुए,
तो हम एक को नहीं बता पाएंगे, वहाँ हम 2x प्लस 2x² भी लिख सकते हैं, x² + 3 भी लिख सकते हैं, x² + 5 भी लिख सकते हैं, x² + 10 भी लिख सकते हैं, या एनी अदर कोई कांस्टेंट नंबर लिख सकते हैं। तो वहाँ पर कांस्टेंट हमारा क्लियर नहीं हुआ। तो जब कांस्टेंट फंक्शन का तो हमने कर दिया कि 2x के जगह पर x² ही होगा, वहाँ पर x³ नहीं होगा, लेकिन साथ में और कुछ कांस्टेंट रह भी सकता है। तो जब कांस्टेंट की पॉसिबिलिटी है, फिक्स नहीं है कि क्या कांस्टेंट आएगा, तो वैसा जो हमको रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमने किया है लेकिन कांस्टेंट वैल्यू उसका फिक्स नहीं है। और जब कुछ क्लू के आधार पर या कुछ रूल के आधार पर उस हम c के जगह पर कुछ पार्टिकुलर वैल्यू c और जो वेरिएबल आप x या t या थीटा जो भी यूज करते हो, तो वेरिएबल को हम जब कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं तो वह उस तरह से जो रिजल्ट हमको मिलता है वो रिजल्ट हमारा कहलाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन या डेफिनिट इंटीग्रल। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में आप याद रखेंगे कि उसमें वेरिएबल्स नहीं आएंगे, पहले वेरिएबल्स आते हैं और बाद में वेरिएबल को कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन हम लोग शुरू में बेसिकली सारे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की ही बात करेंगे, तो उसमें आपको c या k आपको मिलेगा, आपको अपने मन से लगा देना है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग इसके कुछ डिफरेंशिएशन में, जैसे आप यूज करते थे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वहाँ पर प्लस करने के लिए 2 या 2 से अधिक फंक्शन को प्लस किया जाता तो आप सेपरेटली डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ भी अलजेब्रा का रूल हमने अलग से नहीं लिखा है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि प्लस करना है या माइनस करना है। तो जैसा हम डिफरेंशिएशन में प्लस के जगह प्लस और माइनस के जगह माइनस करते थे, सेम तरीके से यहाँ भी अलग अलग रिजल्ट को जहाँ प्लस होगा वहाँ प्लस, माइनस होगा वहाँ माइनस करेंगे। और मल्टीप्लाई के लिए हम लोग अलग से रूल यूज करते हैं, उस रूल को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसकी चर्चा हम आगे के स्टेप में करेंगे। और डिवीजन के लिए कुछ प्रॉपर रूल नहीं होता है, उसके कुछ स्पेशल केसेज होते हैं जिसकी चर्चा उसके बाद हम लोग करेंगे। तो अब अलजेब्रा में प्लस और माइनस का यहाँ कंसीडर करते हुए कुछ बेसिक फार्मूला जो हैं इनकी बात कर लेते हैं। और ये फार्मूला खास करके रिलेटेड है कहाँ से, तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया उसी का जस्ट उल्टा प्रोसेस है ये। तो अब इसमें आपके बुक में देखेंगे तो वहाँ पर पहले डिफरेंशिएशन का फार्मूला आज जस्ट उसके बगल में उसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो हमको डिफरेंशिएशन का फार्मूला पहले से याद है, इसलिए उसको हमको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप फार्मूला को नहीं याद हो तो रिवाइज कर लीजिएगा। और साथ में ट्रिगोनोमेट्री के जो कन्वर्जन वाले फार्मूला हैं उनको तो निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। हमको बीच बीच में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जिस फार्मूला को लिखते चलेंगे, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए फ्लुएंसी के लिए। आइए अब हम लोग इसके फार्मूला को देखते हैं। तो देखिए फार्मूला याद करने का वही तरीका, आईलेट जो हमने बोला था उसमें 5 लेटर्स थे, आराम से हम लोग उसका एक एक लेटर का टाइप एक जगह करके याद कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले लिया अलजेब्रा का, तो अलजेब्रा में x का पावर n है और उसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है और इधर dx लगाना है। डिफरेंशिएशन में हम dx बाई के नीचे लगाते थे, इंटीग्रेशन में हम लगाएंगे dx को जस्ट बगल में, सिमिलर मीनिंग टू प्रोडक्ट। और ये जो एस की तरह देख रहे हैं बेसिकली सिंबल को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये सुमा वर्ड का एब्रीविएशन है, एस का सीधा टाइप लिया गया है। और ये इंटीग्रेशन ही हम पढ़ेंगे इसको। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा है। इसमें पावर को ऐड करना है, डिफरेंशिएशन में आप पावर घटाते थे। तो x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस c, हमको मेन इस x वाले टर्म से मतलब है। इसके बाद अगर इसी फार्मूला में यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dx है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इंटू dx है। 1 इंटू dx है तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर x का पावर 0 डाल सकते हैं और उसका डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx हो तो यहाँ पर हो जाता है हमारा x प्लस c। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर kx दे दिया हो, इंटीग्रेशन ऑफ kx, सपोज कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ k dx, तो इसको क्या लिख सकते हैं, k इंटू कर जाएगा तो k इंटू एक्स प्लस सी हो जाएगा।
अब इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हो, तो 1/x को हमको याद रखना है, इसको x का स्क्वायर हो क्यूब हो तो सीधा उसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस में कर लेंगे, उसके आधार पर करेंगे, इस फर्स्ट रूल के आधार पर। जैसे 1/x स्क्वायर हो तो उसको हम लिखेंगे x का पावर -2 और तब इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर -2 + 1/-2 + 1 वैसे बनाएंगे। लेकिन अगर 1/x हो तो ये पार्टिकुलर केस के रूप में आप याद रखेंगे कि 1/x का इंटीग्रेशन होगा हमारा log ऑफ mod x। उसी तरीके से साइन, अब आ जाते हैं, ये तो अलजेब्रा से रिलेटेड हो गया, ये लॉग से रिलेटेड मात्र एक है, तो एल हो गया, ए हो गया। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में आते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री में जो पहले डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला था, 6 फार्मूला, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो जैसे साइन एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -cos x होगा, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x होगा प्लस में। फिर sec स्क्वायर एक्स का करेंगे तो tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता था। वैसे ही cosec स्क्वायर एक्स है तो -cot स्क्वायर एक्स, sec x का होता था डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, तो यहाँ पर sec x इंटू tan x dx का हो जाएगा sec x। फिर वैसे ही cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cosec x, और सब में प्लस सी आप लगाते जाएंगे। और यहाँ पर e का पावर x है तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन भी e का पावर x और इंटीग्रेशन भी e का पावर x ही होता था, तो यहाँ e का पावर x प्लस सी लिख दिए। अब ये जो 6 हैं हमारे, तो ये डिफरेंशिएशन में जो रिजल्ट आता था उसी से रिलेटेड हैं। आपको पैटर्न याद रखना है कि जहाँ पर रिजल्ट आपको कू के रूप में, जब इंटीग्रेशन में सब कुछ प्लस वैल्यू में दिया हो, तो जहाँ पर रिजल्ट आपका को से शुरू होगा वहाँ पर निगेटिव साइन लगा देना है। जैसे कि आप डिफरेंशिएशन में भी यही रूल यूज करते थे, जैसे कॉस आया तो माइनस कॉस, यहाँ पर कॉट आया तो माइनस कॉट, यहाँ पर कॉसेक आया तो माइनस कॉसेक। तो इस साइड में सब प्लस होगा तो इधर पर जब को रिजल्ट आएगा तो माइनस लगाना है, नहीं को रिजल्ट आएगा तो सीधे प्लस में दिखना है। अब इसके बाद अगले फॉर्मूला में हम लोग चलते हैं 11 नंबर में। देखिए यहाँ पर a टू द पावर x, e टू द पावर x से रिलेटेड है, तो a टू द पावर x में a टू द पावर x तो हो गया e टू द पावर x की तरह, और बाई में log a होता था। एक कॉमन बात याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन में अगर x का कोई मल्टीपल होता था या x के फंक्शन का कोई, तो वहाँ पर x के साथ जो नंबर रहता था उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। जैसे ax + b होता था तो a से हम लोग डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो उस जहाँ पर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे उस तरह इसमें कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे। तो a का पावर x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा कि a का पावर x इंटू log a लिखते थे, तो वहाँ log a से डिवाइड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो a टू द पावर x तो रहेगा ही, लेकिन log a से डिवाइड करना है, प्लस ही हो गया। इसके बाद देखिए अब हम l log का हो गया, a हो गया अलजेब्रा का, t ट्रिगोनोमेट्री का ये फार्मूला हो गया, इसके बाद एक्सपोनेंशियल हो गया। इसके बाद आ जाते हैं i पर। आइलेट वर्ड में आई पहले है, लेकिन हम आई को बाद में लिखते हैं क्योंकि पहले ही कॉम्प्लेक्स लिखना थोड़ा सा अनप्रैक्टिकेबल लगता है। तो आई वाले में देखिए इन्वर्स में क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई √1 - x स्क्वायर हो, तो इसका आप लिख सकते हैं साइन इन्वर्स x प्लस सी, या कॉस में लिखना चाहते हैं इसी को तो माइनस कॉस इन्वर्स x प्लस सी, या फिर यहाँ अगर माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, या फिर यहाँ से आपका माइनस हट जाएगा। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 + x स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं कि tan इन्वर्स x प्लस सी, चाहे माइनस कोट इन्वर्स x प्लस सी। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर -1, ये आपका x इंटू एक्स स्क्वायर ये रूट में रहेगा, √x स्क्वायर -1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा सेक इन्वर्स x प्लस सी, या फिर माइनस कोसेक इन्वर्स x प्लस सी। जैसा आप डिफरेंशिएशन में होता था तो डिफरेंशिएशन का जो पैटर्न आपको मिलता था उस पैटर्न को लिख लिए, और साइन tan सेक में होगा तो आपका पॉजिटिव वाला हो जाएगा, को वाला लगाएंगे तो माइनस यहाँ भी रहेगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आप आ जाते हैं कि
ये साइन कोस में आपने देखा था कि डायरेक्ट फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री में केवल साइन का मिला, कोस का मिला, फिर यहाँ स्क्वायर मोड में है, यहाँ दो टर्म के इनटू मोड में है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसका निकाला जाता है। तो हम लोग एज ए फार्मूला बाकी के जो 4 बच रहे हैं उनको भी देख लेते हैं यहीं पर। तो वहाँ पर याद रखने के लिए इसलिए हमने स्टार लगा दिया है 4 फार्मूला के लिए। तो tan x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाता है log sec x प्लस c, या फिर माइनस log mod cos x प्लस c। यही माइनस लगा हुआ है तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/cos होगा तो sec हो जाता है। फिर cot का निकालेंगे तो log mod ऑफ sin x प्लस c हो गया, ये sin cos वाला में 2 गो। इसके बाद sec x का निकालेंगे तो sec x का होता है कि log mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। अच्छा है, इसी को आप लिख सकते हैं कि log mod ऑफ tan π/4 प्लस x/2। तो यहाँ पर x था तो x के टर्म में आया, अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो x/2 के टर्म में आ जाता है। तो ये फार्मूला भी डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव वे में पूछा जाता है। अभी जो STT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें डायरेक्ट आपको यही फार्मूला पूछा गया था उसमें। फिर उसी तरीके से कोसेक है तो कोसेक इन्वर्स x कोसेक x dx का निकालना है तो इसका हो जाएगा log कोसेक x माइनस कोट x प्लस c, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि log tan x/2 प्लस c। तो x/2 वाला भी टर्म यूज रखिएगा, ये वाला जैसे है, और ये वाला इसको भी याद रखिएगा। हालांकि हम लोगों के बुक में सिलेबस में इसकी चर्चा कम है, लेकिन एज ए फार्मूला इसको याद रखिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। कहीं आपको पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव में ये दोनों फार्मूला। अब ये जो हमारे फार्मूला हैं इससे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, डायरेक्ट वाला भी बना सकते हैं। अब इन फार्मूला को पहले आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आपके बुक में भी मिल जाएगा। यहाँ पर एक जगह कई जगह से लेकर के दिया गया है, एक जगह भी आप याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए। और इसके बाद इसके एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स बनाने पर आइएगा। तो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल बनाने में हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे, तो जनरली हमको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उन क्वेश्चंस में आपको कभी एक टर्म रहेगा, कभी एक से ज़्यादा टर्म रहेंगे, और उसमें कहा जाएगा कि इंटीग्रेट कीजिए। तो इंटीग्रेट करने में सबसे पहले ध्यान देना है कि जो टर्म, अगर एक टर्म है तो एक टर्म को देखना है, एक से अधिक टर्म है तो एक से अधिक टर्म को देखना है। अगर कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई किया गया है यानी कोफिशिएंट के रूप में प्रेजेंट है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सीधे इनटू करेगा। लेकिन हमको देखना है कि जो एक्स का टाइप दिया गया है, एक्स का फंक्शनल रूप दिया गया है, फंक्शनल फॉर्म दिया गया है, वो किस टाइप का है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला के जिस टाइप से रिलेटेड होगा, जिस टाइप से वो मिलता होगा, टैली कर रहा होगा, उसी फार्मूला का डायरेक्ट आप यूज करेंगे तो बन जाएगा। कुछ ऐसे प्रॉब्लम दिए जाते हैं कि देखने में आपको लगेंगे कि कुछ अलग टाइप के हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन या सिंप्लीफिकेशन का 1-2 स्टेप आप लगाते हैं तो उसके बाद वो डायरेक्ट अपने अलग अलग टर्म के रूप में आ जाते हैं जो फंडामेंटल फार्मूला से रिलेटेड हैं। तो वहाँ पर आप फंडामेंटल फार्मूला को यूज करके जहाँ प्लस साइन है प्लस, माइनस साइन है वहाँ माइनस कर दीजिएगा। तो अगर सेपरेट है अलग अलग टर्म जो इजीली डायरेक्ट फार्मूला से इंटीग्रेट किए जा सकते हैं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कीजिए। अगर नहीं होते हैं तो कुछ सिंप्लीफाई करके देखिए कि वो अलग अलग टर्म में आ जाएँ जो इंटीग्रेटेबल हों, जिनका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं, तो आप करेंगे। तो इसी प्रोसेस पर आपका पहला एक्सरसाइज है, इसको आप बनाइएगा। आइए एक आध क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि कैसे हम इसमें स्टेप लेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स में हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन, जैसे हम लोग 2-3 क्वेश्चन लेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि ऐसे मेथड हम समझा देंगे ताकि आप NCERT या RS अग्रवाल का जो भी आप बुक आपके पास है उसका एक्सरसाइज आराम से बना लें फर्स्ट। तो हम एग्जाम्पल पर दे रहे हैं और चूँकि एक्सरसाइज बहुत सिंपल है तो इसलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप पर छोड़ रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट सेंड करेंगे, हम उसका सोल्यूशन दे देंगे। तो आइए देखते हैं। एक हमने जनरल एग्जाम्पल लिया है क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन ऑफ, वहाँ पर आपको बुक में आई नहीं दिया रहेगा, जो हम वैल्यू निकालते हैं इंटीग्रल होता है तो उसके लिए आई लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ
6x⁵ माइनस 2/x⁴ माइनस 7x प्लस 3/x माइनस 5 प्लस 4e⁴x प्लस 7x dx। इतने टर्म का हमको निकालना है इंटीग्रेशन। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं। तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर एक स्टेप में देखे हैं कि हर टर्म को अलग कर दिए हैं। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो हर टर्म को आपको अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कीजिएगा। हमने समझाने के लिए एक लिख दिया है। तो जैसे देखिए इसमें रूल क्या क्या फॉलो करना है कि x के पहले अगर कोई नंबर कोफिशिएंट के रूप में रहता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो बेसिकली उसको आप डायरेक्ट इंटीग्रल वैल्यू में मल्टीप्लाई कर लें, यानी शुरू में ही उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो जैसे 6x⁵ है तो 6 को हम कॉमन निकाल दिए, इसके बाद इंटीग्रेशन लगा दिए x⁵ के साथ और dx तो सब टर्म के साथ। यहाँ पर ये सिंबल आएगा, वहाँ पर dx रहेगा ही। तो अगर x वेरिएबल है तो दूसरा वेरिएबल होगा तो dt चाहे d जो भी वेरिएबल हो d वेरिएबल लिखना पड़ेगा। अब माइनस यहाँ 2/x⁴ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 × 1/x⁴, 2 आप बाहर निकाल लिए तो 1/x⁴ हुआ। तो पावर जब ऊपर लेकर के आएंगे, चूँकि बेसिकली तो एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक में x⁴n के फॉर्म में हमको लाना है। तो जब ये x का पावर ऊपर लेकर के जाएंगे 4 तो ऊपर हो जाएगा -4। तो हमारा टर्म बना कि 2 × इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻4 dx। फिर तीसरे टर्म पर आते हैं, 7 को हमने बाहर निकाली, -7 हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx। फिर इसके बाद 3 बाहर निकाल दिए प्लस में, और ये आपका 1/x बचा। तो 1/x का तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि वो आपको याद है कि log x होता ही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, फिर -5 है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx कर दिए, फिर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ ex dx कर दिए, फिर +7 है a⁻x टाइप का है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 7⁻x कर दिए, dx कर हो गया आपका। अब ये क्या हो गया कि जब हमने टर्म को अलग अलग कर दिया, कोफिशिएंट को कॉमन ले लिए, तो बाकी जो वेरिएबल वाले टर्म है वो हमारे डायरेक्ट फार्मूला जो अभी हम लोग देखे थे उस फार्मूला में किसी न किसी से रिलेटेड होगा। तो जब किसी न किसी से रिलेटेड है तो जहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 × x⁵ है तो x का पावर n+1 होता है डिवाइडेड बाई n+1, यानी x एल्जेब्रिक फॉर्म में हो तो x का जो पावर लगाएंगे वही डिनोमिनेटर में भी आएगा। तो यहाँ 5 पावर है तो 5 + 1 यानी x का पावर 6 हो जाएगा। अब बटा के नीचे भी 6 है, 6 यहाँ कैंसिल हो गया। फिर यहाँ 2 है और x⁻⁻4 है तो -4 में +1 करेंगे तो आपका -3 होगा। तो x⁻−3 और नीचे भी आपका हो गया -3। फिर 7x है तो x का इंटीग्रेशन सीधे x/2 हो जाएगा, क्योंकि x का पावर यहाँ 1 है तो 1 + 1 2/2 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का आप डायरेक्ट फार्मूला याद किए हुए हैं कि log mod x। फिर -5 इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो x होगा ही। फिर उसके बाद है 4 × e⁻x का e⁻x होता है तो वही रह गया। और 7⁻x है तो ये आपको दिया हुआ किस टाइप का, a⁻x। तो a⁻x का हम लोग का इंटीग्रेशन था a⁻x डिवाइडेड बाई log a के जगह पर 7 है तो हम क्या लिखेंगे 7⁻x डिवाइडेड बाई log 7 और प्लस में c लगा दिए। अब इसी को सीधा कर दिए तो ये कट गया। इसके बाद x² बचा, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस हो गया +2/3 और x का पावर जो ऊपर माइनस में है तो उसको नीचे लेकर चले आते हैं तो पावर प्लस हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 2/3x² नीचे हो गया, फिर -7/2x², फिर उसके बाद 3 log x है तो 3 log mod x लिख दिए, -5x + 4e⁻x + 7x बाई log 7 + c। ये आपका आंसर हो गया। log वाले चीज़ में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि log 1/x जब भी हो या 1/x टाइप का जब भी कोई पैटर्न हो तो log के बाद x लिखना है और x हमेशा मोड में लिखिएगा, क्योंकि log निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें बेसिकली हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज किया है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के यूज में आप देख लीजिए कि इंटीग्रेशन अब जैसे हमने लिया कि 9 sin x -7 cos x -6 cos x,
फिर यहाँ कुछ और नंबर भी हो सकता है, जैसे किसी नंबर कांस्टेंट बाई साइन स्क्वायर एक्स भी दिया जा सकता है, प्लस कॉट जो भी हो। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि कुछ जो है डायरेक्ट, जैसे ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर है, ये भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पर है, लेकिन ये और ये नहीं है। तो जो नहीं है उनको हम देखेंगे कि सिंपल मॉडिफिकेशन से कुछ आ सकता है कि नहीं। तो देखिए 1/cos स्क्वायर एक्स है, तो हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है। तो वैसा चेंज करेंगे तो हमने लिखा कि 9 sin x dx माइनस 7 cos x dx माइनस 6, और 1/cos था तो उसको सेक स्क्वायर एक्स dx लिख लिए। फिर कोट स्क्वायर एक्स का भी नहीं होता है, स्क्वायर में सेक स्क्वायर एक्स का होता है चाहे कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है। तो कोट है तो हम उसको कोसेक में बदल देंगे आसानी से, उसके जगह पर लिख सकते हैं कि प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx पूरा। अब देखिए यहाँ पर 9 है और साइन एक्स का आप जान चुके हैं इंटीग्रेशन में माइनस कोस एक्स होता है, तो माइनस लगा दिए 9 cos x, फिर माइनस साइन, कोस का होता है साइन तो साइन हो गया, फिर माइनस 6, इसका tan आपको स्टैंडर्ड फार्मूला में मिल जाएगा। फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट होता है, और 1 है तो 1 का सीधा माइनस 6 होता है, प्लस में c लगा दिए, इसको सीधा करके लिख दिए। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री में जहाँ आप देखेंगे कि कुछ डायरेक्ट वाले हैं तो डायरेक्ट बनाइए, नहीं डायरेक्ट हैं सिंप्लीफिकेशन में चलेंगे, कन्वर्जन वाला फार्मूला लगाएंगे, और वो फार्मूला इस हिसाब से लगाना है कि वो किसी न किसी टाइप के इंटीग्रेंट फॉर्म में बन जाए, जो इंटीग्रेशन करने लायक हो, फार्मूला से रिलेटेड हो। तो वैसा कन्वर्जन करके आप बनाइएगा। उसी तरीके से एक तीसरा टाइप हमने क्वेश्चन लिया है कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स 1 माइनस साइन एक्स dx निकालना है। तो 1/1 माइनस साइन एक्स का इस टाइप का हमको कोई फार्मूला नहीं मिला है। ऐसे ही रेशनल नंबर में भी x में दिया जा सकता है, अरे √x प्लस समथिंग x माइनस समथिंग, ऐसा कुछ करके दिया जा सकता है, या अदर ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म भी दिए जा सकते हैं जो रेशनल फॉर्म में हो। तो रेशनल फॉर्म में जब भी हैं तो हम उनको पहले नीचे वाले टर्म को रेशनलाइज करके हटाने का प्रयास करेंगे। तो वो आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री के रूल से कि 1 माइनस साइन एक्स है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले टर्म के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नीचे वाला टर्म जनरली समाप्त हो जाता है, या किसी न किसी सूटेबल फॉर्म में आ जाता है जिसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टर्म मिलेगा, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। तो अब क्या हो गया, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप कोस स्क्वायर एक्स आसानी से लिख सकते हैं, और जब ये आ जाएगा तो आप सेपरेट कर लीजिए अलग अलग। तो 1/cos स्क्वायर एक्स हो गया dx प्लस साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स है तो 1/cos एक्स लिख लिए और एक साइन बटा कोस एक्स जो बचा लिख लिए। तो देखिए 1/cos का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स और फिर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos का हो जाएगा सेक एक्स, और साइन बाई कोस का tan होता है इंटू dx। अब ये हमारा पूरा टर्म डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने लायक हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला में आपको याद है कि tan x और सेक एक्स इंटू tan x का हो जाता है डायरेक्ट सेक एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम 3 क्वेश्चंस के माध्यम से इसके डिफरेंट स्टेप्स को समझे। अब आप अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइए, शुरू का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। एक और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया गया है डायरेक्ट की बिना डायरेक्ट फार्मूला के आप 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको कैसे निकालेंगे तो 2 लाइन में हम इसका हिंट दे देते हैं। बाकी जो क्वेश्चन निकालने के लिए इंटीग्रेशन है आप सारे के सारे इसी पैटर्न पर इसी मेथड से निकालेंगे। पहले फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला एकदम फ्लुएंसी में याद होना चाहिए। जितना क्लियर फार्मूला आपको याद होगा आप उतने ही स्पीडली बना पाएंगे। तो फार्मूला याद करके प्रैक्टिस कीजिए। और एक देख लेते हैं छोटा सा एंटी डेरिवेटिव टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। देखिए एक जनरल आइडिया के रूप में हमने जो कहा था, तो उसमें जैसे आप जानते हैं कि अगर a का डिफ्रेंशिएशन b हो तो b का इंटीग्रेशन a होता है। तो एनसीईआरटी में शुरू में कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम मिल सकते हैं। जैसे हमने एक जनरल प्रॉब्लम यह है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 5 dx, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है और डायरेक्ट फार्मूला का आप यूज नहीं कर रहे हैं। चूँकि अब ये आप एकदम मान करके चलिए कि हम एकदम स्टार्टिंग में कुछ नहीं जानते हैं इंटीग्रेशन के बारे में, तो वहाँ पर क्या करेंगे।
तो आप एंटी डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव का उल्टा, तो पहले डेरिवेटिव से शुरू कीजिए। तो डेरिवेटिव में हम लोगों को पता है, जैसे यहाँ फंक्शन दिया हुआ है कि sin 3x + 5, तो अब sin 3x + 5 है, तो हमको यही पैटर्न चाहिए, x का 3x + 5 बोला ही। तो अगर हम लेते हैं कि cos, और ये आपको पहले से पता है कि साइन का डिफ्रेंशिएशन cos होता है, cos का डिफ्रेंशिएशन साइन होता है। तो यहाँ हमको दिया है जिसका इंटीग्रेशन करना है साइन, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से cos का होगा। तो cos का होगा, तो हम इसी पैटर्न पर cos का लेकर के डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर हम देखते हैं कि d/dx ऑफ cos 3x + 5 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो हमारा आता है -3 × sin 3x + 5। हमको जो इंटीग्रेशन करने के लिए दिया है वो केवल इतना पार्ट है। तो जो पार्ट दिया है उसके अलावा जितना है सबको लेफ्ट साइड में लेकर चले आइए, तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं कि -1/3 × d cos 3x + 5/dx, तो = sin 3x + 5 हो गया। और अब ये बाहर में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको यहाँ भी लेकर के जा सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि d/dx ऑफ -1/3 × cos 3x + 5 = हो गया हमारा sin 3x + 5। और जब ये पूरा एक टर्म में आ गया कि d/dx एक जगह, और उसका इस पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन हमारा इतना आ गया जो क्वेश्चन में दिया गया था, तो हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना हमको ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x + 5dx = -1/3 cos 3x + 5 और प्लस में आपका c। तो एक जनरल आइडिया हुआ, लेकिन इसको आप एलिमेंट्री रूप में देख सकते हैं। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म कुछ दे दिया गया हो तो उससे घबराने की जरूरत, चूँकि एग्जाम में आपको इस मेथड से, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। आपको क्वेश्चन इसके पहले जो हम लोग बेसिक रूल पढ़े हैं उसमें से दिए जा सकते हैं, या फिर उसके आगे के क्वेश्चन, उसमें से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में। तो आप NCERT या आर.एस. अग्रवाल जो भी बनाते हैं, आप उसको बना करके चलिए। और हम इस सीरीज में जो इंटीग्रेशन की सीरीज चलाएंगे, इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको जनरल क्वेश्चन हम बना करके दें, और वो क्वेश्चन ऐसे बनाएं कि आप आर.एस. अग्रवाल भी बनाएं या NCERT बनाएं, दोनों में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हम सॉल्व करके यहाँ देंगे, तो कुछ NCERT से भी रहेंगे, कुछ NCERT से अपार्ट भी रहेंगे, ताकि आपको कोई भी बुक बनाए तो वहाँ बनाने में आपको परेशानी नहीं हो। लेकिन पॉइंट्स जो भी होंगे वो मेन बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस ही होंगे, CBSE सिलेबस से होंगे। इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।